नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बिहार चुनावों में स्वास्थ्य की बात हो रही है? ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कई अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि वहां ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर, ना बिस्तर। डॉक्टर हैं भी तो बहुत कम। आजकल अस्पताल के नाम पर बिल्डिंग बनाने में ही कई साल निकाल दिए जाते हैं और जब जनता का सब्र टूटता है तो एक बीमा पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है झांसा देने के लिए। जब अस्पताल नहीं होंगे तो इस बीमा पॉलिसी का क्या फायदा, एम्बुलेंस का क्या फायदा? सैकड़ों करोड़ रुपए स्वच्छता अभियान के विज्ञापन पर फूंक दिए गए। सिर्फ इसी पैमाने से अगर आप सरकारी अस्पतालों की सफाई का हाल देखेंगे तो इलाज से यकीन उठ जाएगा। यह इमारत जो खंडहर की शक्ल में नजर आ रही है, सरकार की फाइलों में 13 साल से बन रही है। आधिकारिक हिंदी में निर्माणाधीन है। 13 साल पहले इसे मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। इस दौरान इसका बजट करीब 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो गया। जाहिर है इस अधूरी इमारत में लगा पैसा एक तरह से डूब गया है। 7 करोड़ लगाने के बाद भी इसमें ना तो दरवाजे हैं, ना फर्श तैयार है, ना बिजली है, ना पानी। यह अस्पताल बिहार के जिस भूखंड में स्थित है उसे आधिकारिक तौर पर मंझौल कहते हैं। 2007 में नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय ने इसका काम शुरू कराया था। हमारे सहयोगी संतोष ने बताया कि 3 बार इसका बजट बढ़ा है। आज तक इस भवन को बनाकर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जा सका है। 13 साल बीत गए, जो ढांचा बना है वही धीरे धीरे गिरने लगा है। मंझौल चेरिया बरियार विधानसभा में आता है। यहाँ की विधायक मंजू वर्मा सरकार में मंत्री रही हैं, फिर से लड़ रही हैं। यह क्षेत्र बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसके सांसद गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं। आपने जो देखा कम देखा। आखिर इस सवाल का जवाब अब किस काम का है कि 13 साल में एक अस्पताल नहीं बन सका? जनता का 7 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ और इस दौरान अस्पताल ना होने के कारण कितने लोग मर गए, कितने लोग प्राइवेट इलाज में कर्ज में डूब गए, यह कौन जान सकता है? और जानकर भी क्या फायदा? जिन लोगों ने इस अस्पताल के बनाने में ठेकेदारी की, जो इंजीनियर रहे, उन्हें कितना लाभ पहुंचा होगा और वो लाभ कहां कहां गया होगा, यह कौन जान सकेगा? इस इलाके के लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए उस 2007 में उस समय के जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे चंद्रमोहन राय, संजोग से उनका ननिहाल भी इसी गांव में था, तो उन्होंने रुचि लेते हुए मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की नींव डाली। लगभग 4 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से इसको बनना था। उस समय काम भी शुरू हुआ, लेकिन 1 साल के बाद ही काम रुक गया। राशि की कमी बताई गई और फिर इसका पुनरीक्षण किया गया राशि का, और वह 5 करोड़ 91 लाख हो गया। काम शुरू रहा, लेकिन 2 वर्षों के बाद फिर काम रुक गया। 2009-10 से यहाँ पर काम लगभग रुका हुआ है और जितना बना उतना ही बना हुआ है और आज तक यह पूरा नहीं हुआ। लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा की राशि इसके लिए आवंटित हुई और उसमें से अधिकांश राशि जो ठेकेदार थे, जो विभागीय अभियंता थे, उनकी अनुशंसा के आधार पर निकाल लिए गए और यह अस्पताल अधूरा का अधूरा ही रह गया। यहाँ के विधायक 2010 में जो चुनी गई वो मंत्री भी बनी राज्य सरकार में, समाज कल्याण मंत्री बनी, लेकिन इस अस्पताल का जीर्णोद्धार नहीं हो सका और उनके रिजिम में 10 वर्षों तक यह अस्पताल उद्घाटन का मुंह देखता रहा। चंद्रमोहन राय उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनका ननिहाल मंझौल था। उन्होंने शिलान्यास किया 5 करोड़ की लागत से, जो 75 बेड का हॉस्पिटल होगा और मुंगेर जिला का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ये सबसे पुराना हॉस्पिटल। ठीक पॉपुलेशन बस्ती में मंझौल गांव ऐसा है जहां 4 मुखिया एक बार होते हैं, 25,000 वोटर हैं, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अगर मंझौल ये अनुमंडल अस्पताल होता तो छौराही, खोदामनपुर, गढ़पुरा, हसनपुर, बखरी जितना भी है करीब 10-15 लाख की आबादी इससे लाभान्वित होता। बेगूसराय मुख्यालय से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है मंझौल का रेफरल अस्पताल। बोर्ड तो काफी नया है, बिल्डिंग की हालत देख लीजिए। क्या इसे आप रेफरल अस्पताल कह सकेंगे? यहाँ एक ही डॉक्टर है। डॉक्टर के रहने के फ्लैट में महिलाओं के लिए प्रसूति अस्पताल है। आम लोगों को सरकारें कितनी बेवकूफ बनाती हैं कि आप अपने परिवार में से किसी को ऐसे अस्पताल में भेजना चाहेंगे? अपना बिल्डिंग भी सब अबांडन्ड हो गया है। ये तो हम लोग आवासीय मकान में ही चलाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि पहले से है हॉस्पिटल यहाँ पर, इसीलिए
और क्या चीज़ की कमी है यहाँ? कमी तो मतलब मेन भवन ही नहीं है। भवन के चलते मतलब छोटा छोटा रूम है, आवासीय मकान में हॉस्पिटल के लायक बिल्डिंग नहीं ना, वार्ड नहीं बन सकता है। कितने की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर होगी? आबादी कितना होगा? 15-20 हज़ार की आबादी, 15-20 हज़ार की आबादी। कितने चिकित्सक हैं आप लोग इस अस्पताल में? 3 चिकित्सक हैं। अच्छा, और क्या चीज़ संसाधन की, किन संसाधनों की कमी है? कर्मचारी की कमी है। यहाँ स्टाफ नर्स 9 होना चाहिए, मात्र 4 ही हैं। ऐसे में संसाधन की भी कमी है। ऐसे में जब इमरजेंसी होता होगा या आईसीयू की आवश्यकता है तो आपके यहाँ कुछ है वैसा उपाय? आईसीयू के लिए हम लोग भेजते हैं वहाँ पर, सदर अस्पताल बेगूसराय। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से प्रखर मानी जाती है, तब यह हाल है कि 13 साल में एक अस्पताल नहीं बन सका। असल में चुनाव इसलिए होता भी नहीं है कि कॉलेजों की हालत क्या है, अस्पताल की हालत क्या है। बीबीसी के लिए हमारी पूर्व सहयोगी सर्वप्रिया सांगवान ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक रिपोर्ट फाइल की है। सर्वप्रिया ने लिखा है कि सहरसा का सदर अस्पताल 1954 से है और आज तक यहां आईसीयू की सेवा शुरू नहीं हो सकी है। डॉक्टर अवधेश ने बताया है कि सदर अस्पताल में आईसीयू का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा सीटी स्कैन और डायलिसिस की सुविधा भी शुरू करवाने की कोशिश है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इलाके के लोग इलाज कराने के लिए नेपाल विराटनगर जाते हैं, उसके पहले अपने जिले के प्राथमिक सेंटर से सदर अस्पताल से दूसरे जिले के सदर अस्पताल और घूमते फिरते नेपाल, दिल्ली और पटना पहुंचते रहते हैं। सुपौल भी एक जिला है, इसके सदर अस्पताल में आईसीयू नहीं है। पिछले साल से लेकर इस साल जून तक हमने कई बार आपको प्राइम टाइम में बताया होगा। अगस्त 2017 में बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जदयू के विधायक गिरधारी यादव के पूछे एक सवाल का जवाब दिया था। उनके जवाब से आपको पता चल जाएगा कि 2005 से लेकर 2017 तक बिहार के अस्पतालों में कितना सुधार हुआ है। यह उस जवाब की कॉपी है जो स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में दी है। प्रश्नकर्ता विधायक गिरधारी यादव की चिंता थी कि सरकारी अस्पतालों में आईसीयू ना होने से मरीजों के साथ भारी लूट होती है। प्राइवेट अस्पताल में उनसे 3-3 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि बिहार के 38 जिलों में से 18 जिला अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, बनाने की कोशिश हो रही है। 2017 तक बिहार के 18 जिलों के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू नहीं थी। आज भी कई जिलों में नहीं है, अभी भी सुपौल और सहरसा में नहीं है। मरीजों की क्या हालत होती होगी, रास्ते में मर जाते होंगे और जमीन बिक जाती होगी। बिहार में डॉक्टरों के 60% पद खाली हैं, यह भी स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में कहा है। आप मुझे बताइए, आपको एम्बुलेंस दे दूं, आयुष्मान का कार्ड दे दूं, उससे इलाज हो जाएगा? क्या इलाज खेत में खड़े होने से हो जाता है या अस्पताल जाना होता है? जुलाई के महीने में सहरसा से हमारे सहयोगी कन्हैया ने देश की बात के लिए सहरसा सदर अस्पताल का हाल भेजा था। कन्हैया आज भी गए थे चेक करने, पाया कि अभी तक आईसीयू चालू नहीं है। तो देखिए, जुलाई में एनडीटीवी इंडिया ने कवर किया, अक्टूबर में बीबीसी हिंदी ने कवर किया, मगर आईसीयू बेड चालू नहीं हो सका। जुलाई में कन्हैया ने बताया था कि सहरसा जिला अस्पताल में 4 बेड ही आईसीयू के हैं, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है तो आईसीयू बंद है। नियम के अनुसार 200 बेड के हिसाब से 20 बेड आईसीयू होने चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार। उस हिसाब से भी कम है, जो है वो भी चालू नहीं है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। 208 बिस्तर वाले इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर वाला एक भी बेड नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिया जाता है। आश्चर्य है कि कोशी कमिश्नरी के इस सबसे पुराने अस्पताल में मात्र एक ही वेंटिलेटर है। नतीजा, मरीज के आते ही दरभंगा, पटना रेफर कर दिया जाता है। कन्हैया ने बताया कि 7 साल पहले ही आईसीयू की स्थापना हो चुकी थी, सारे उपकरण लगाए गए नए, मगर उनका कनेक्शन चालू नहीं हुआ। नवंबर 2013 में इस अस्पताल में हृदय रोग का इलाज शुरू हुआ था, तभी फीता काटकर आईसीयू का उद्घाटन हुआ था। विभागीय दावे में चालू है, मगर चालू है नहीं। बताइए, बिना आईसीयू के हार्ट का इलाज हो रहा है ना ये विकास? कन्हैया तो कहते हैं कि विभागीय दावे के अनुसार आईसीयू चल रहा है। हंसी भी नहीं आती है ऐसी बातों पर।
यही नहीं, कन्हैया ने बताया कि आईसीयू भवन के बनाने में 33 लाख रुपए खर्च हुए। 7 साल से आईसीयू चालू नहीं है उद्घाटन के बाद भी, और तो और आईसीयू को, उसकी बिल्डिंग को दवा गोदाम में बदल दिया गया है। इस कारण से भी इस बिल्डिंग की गुणवत्ता अब खराब होने लगी है। क्या आपने आईसीयू बिल्डिंग को गोदाम में बदलते सुना है? भारत विश्वगुरु बन गया ये तो सुना होगा, फर्जीवाड़े की भी हद होती है। बक्सर से रवीश रंजन की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं। उनके जिले के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। क्या आपको पता था? अब इसकी जगह एक वेलनेस सेंटर चल रहा है। नाम सुनने में नया लगता है और विकास के जैसा साउंड करता है। यहां पर मंत्री जी के उद्घाटन वाले 3-3 बोर्ड लगे हैं। एटीएम का पता नहीं है, एम्बुलेंस का दिखाई पड़े, लेकिन लवाइक एंड वाटर सेंटर जो है वो पता नहीं है। पहले बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, फिर उस बिल्डिंग में वेलनेस सेंटर खुला तो उसका उद्घाटन किया है, और जब एम्बुलेंस आई तो उसका उद्घाटन किया। गनीमत है कि डॉक्टर के बैठने के लिए जो कुर्सी आई होगी उसका उद्घाटन इन्होंने नहीं किया होगा, वो भी एक दिन होने लगेगा। पीएमसीएच कहाँ पे? हमारे यहाँ के सांसद हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो के तौर पे कहते हैं कि यहाँ सारी व्यवस्था हो गई है और एक प्रॉपर आईसीयू नहीं है। बक्सर के सरकारी अस्पताल में ले आए हैं ताकि यहाँ का इलाज बढ़िया से हो सके। ऑक्सीजन लगा के छोड़ दिया गया, वेंटिलेटर नहीं है ये बताया। बारिश के दिन हम लोग ब्लड देने के लिए आए थे, एक पेशेंट के लिए सीरियस केस में रिक्वेजिशन आया था, हम देने के लिए आए थे। उस छाता लगा कर हमको खड़ा होना पड़ा था। यहाँ पर मैडम नहीं थी, शायद संतोष भैया की ड्यूटी थी, शाम की बात थी, और छाता लगा के ब्लड देने के लिए आना पड़ा। क्या करेंगे सर, नहीं देने के लिए आए थे, यहाँ पर छाता लगा कर हम खड़े थे क्योंकि पानी चारों से चू रहा था, बुरी स्थिति थी। यहाँ पर सामने है सर, ये देखिए सर, यहाँ पर ऑफिस होता था, यहाँ से ये लोग हैंडल करते थे, अभी वो लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर रखा है, और अभी धूप आती है तो वहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। बक्सर की इस हालत के बाद अब आपको रवीश नालंदा ले जाना चाहते हैं। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। रवीश ने बताया कि वहां के अस्पताल में उपकरण तो सारे हैं, मगर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर नालंदा के बिहार शरीफ का ये जिला अस्पताल है। हर रोज औसतन 500 मरीज आते हैं, लेकिन अगर किसी गरीब को हार्ट अटैक हो जाए तो उसका इलाज पटना में ही मिल सकता है। अस्पताल में आईसीयू के करोड़ों रुपए के 15 बेड धूल फांक रहे हैं। यहीं से कुछ दूर पर अस्पताल के लिए साल भर पहले वेंटिलेटर भी आया, लेकिन डॉक्टर और टेक्नीशियन की कमी के चलते वो भी स्टोर में बंद पड़ा है। ये आप देखिए, ये नालंदा का जो बच्चे होते हैं, जो 28 दिन से ज़्यादा के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये आईसीयू बनाया गया। लेकिन 1 साल से यहाँ पर मशीनरी आई हुई है, लेकिन चूँकि स्टाफ नहीं है तो इसके वजह से ये सब धूल खा रहे हैं। जब स्टाफ आएगा तो ये शायद मशीनरी जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पे रखी हुई है। काफ़ी अत्याधुनिक मशीनरी हैं ये सारी, जो मशीनें हैं, आईसीयू बेड है, काफ़ी अत्याधुनिक सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर स्टाफ थोड़े दिन और नहीं आएगा तो ये सारे रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी स्टाफ की नियुक्ति करके और इसको शुरू करें, ताकि जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। पूरे अस्पताल में 28 दिन के बच्चों का केयर सेंटर बढ़िया से चलता दिखा। सिटी स्कैन और एक्सरे मशीन पीपीपी मॉडल पर हैं, इसलिए चल रहे हैं। सरकार से मांग किए हुए हैं, कलेक्शन नहीं हुआ है, मांग नहीं सरकार नहीं दिया है हमको अभी तक। हाँ, अल्ट्रासाउंड भी हमारा है, तो वहाँ 10 स्टाफ चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है हमारे यहाँ। जो टेक्नीशियन पीपी मोड पर एक्सरे हो रहा है, जो देखना एक्सरे हो रहा है, और अल्ट्रासाउंड के लिए अलग से चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट को मैंने जो ट्रेन चाहिए, MD विभाग में डिग्री होता है, मास्टर डिग्री, वो मेरे यहाँ नहीं है। सदर अस्पताल से करीब 15 किलोमीटर दूर पावापुरी के मेडिकल कॉलेज का रुख किया। 2015 में 550 करोड़ रुपए की लागत से यह शानदार बिल्डिंग खड़ी हो गई है।
यहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू मौजूद है, लेकिन ईसीजी और अल्ट्रासाउंड टेस्ट की हकीकत आप खुद ही सुन लीजिए। आधा जात तो बाहर ही होता है, यहाँ होता क्या? तो खाली एक्सारा हुआ था लगता है ना, एक्सारा ईसीजी जांच भी तो उसमें भी नहीं है कवर। ईसीजी नहीं हुआ? ईसीजी हुआ था। अच्छा, तो फिर इसको बाद ही करवाएं लिखित। हालत यह है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो पूरे जिले में एक भी सरकारी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन एमसीआई की मान्यता अटकी है। कई बार जो है मेडिकल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बैठकें भी हुई है और निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें कई कमियां पाई गई थी, जिसके अंतर्गत उनको निर्देश भी, सख्त निर्देश भी दिया गया था पिछले बार कि जो भी कमी है इसको दूर किया जाए, अन्यथा इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार इस पर जो है ध्यान नहीं दी और न चेत रही है, जिसका कि आज नज़ारा आप देखने के मिल रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से मेडिकल कॉलेज की स्थिति बनी हुई है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज यहाँ आने के बजाय पटना जाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं और करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में मरीज नाम मात्र के ही भर्ती हैं। सारे जो है वो फैकल्टीज और सारे पारा मेडिकल वर्कर्स इक्विप नहीं किया सकते, खास करके बिहार ऐसे प्रदेश में जहाँ की पूर्व में पारा मेडिकल्स की बहुत ही कमी रही है। तो हो रही है, कुछ कमियां हैं जिसको कि सरकार भी देख रही है और हम लोग अपने स्तर से भी दूर कर रहे हैं। नालंदा जिले के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग शानदार है, लेकिन अंदर मरीज से ज्यादा खाली कुर्सियां और बेड पड़े हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर और तकनीकी सहायकों की कमी से वीरान हैं। नालंदा से रवि रंजन और मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब हम स्वास्थ्य से फिर लौट कर आते हैं रोजगार पर। विकास के मॉडल ने रोजगार नहीं दिया, इसलिए कई बड़े प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद भी बिहार के चुनावों में रोजगार का सवाल नेताओं को परेशान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पटना और मुजफ्फरपुर की रैली में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षा की बात करनी पड़ी। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब रेलवे, बैंक और दूसरी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सुधार है। प्रधानमंत्री के भाषणों में बीजेपी के 19 लाख रोजगार का उस तरह से जिक्र नहीं आता, ना ही ये संख्या नजर आई जैसे संकल्प पत्र में लिखा गया है। 2 करोड़ रोजगार की तरह 19 लाख रोजगार कहीं मुसीबत ना पैदा कर दे, यह वजह हो सकती है। कम से कम 4 लाख सरकारी नौकरियों की तो बात कर ही सकते थे, जिसका वादा बीजेपी कर रही है। दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर के भाषणों की बात कर रहा हूं, सिर्फ 3 भाषण के। यही नहीं, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रेलवे ने फरवरी 2018 में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती निकाली थी। अभी तक इस परीक्षा को पास कर चुके सभी नौजवानों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जिनकी हुई है उनमें से कईयों का कहना है कि ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, ट्रेनिंग का भत्ता मिलता था वो भी बंद है, जिनकी शुरू नहीं हुई है भत्ता भी नहीं मिल रहा है। यानी ज्वाइन करने के बाद भी नौजवान घर बैठे हैं और बेरोजगार हैं। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर वाले भाषण का हिस्सा सुनाना चाहता हूं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। इसका मतलब है कि 15 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में खूब सारी प्राइवेट कंपनियां आई होंगी,
फिर बिहार में उद्योगों की संख्या 3000 से कम क्यों है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो प्राइवेट कंपनियां भाग जाएंगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में कोई बड़ा उद्योग आना ही नहीं चाहता है। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। क्या यह समझा जाए कि बिहार में उद्योगों के ना आने का संबंध कानून व्यवस्था से नहीं है बल्कि समंदर से है? तो फिर यह भी पूछा जाए कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में उद्योग कहां से आ गए? क्या उद्योग से पहले वहां समंदर लाया गया था? दरअसल अभी तक बिजली, सड़क, पानी के सवाल पर 3 चुनाव निकल गए। सड़कें बनी भी हैं बिहार में, उस क्षेत्र में काम भी हुए, लेकिन किसी को ध्यान नहीं था कि बेरोजगारी का सवाल इस तरह सामने आ रहा है। सरकारों ने लगता है कि प्राइम टाइम की 2017 से शुरू हुई नौकरी सीरीज नहीं देखी। अब जब फंस गया है ये लोग, भाजपा वाला सब फंस गया, तो आप क्या कर रहे हैं? भाजपा वाला कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना, आज भाजपा वाला कह रहा है कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना था तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 4.5 लाख नौकरियां तो खाली है, सिपाही जी का खाली है, दरोगा जी का खाली है, शिक्षक लोग का खाली है, प्रोफेसर लोग का खाली है, जूनियर इंजीनियर का खाली है, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, चपरासी, प्यून, क्लर्क सबका खाली है। उसको हम भरेंगे, और जो राष्ट्र औसत का मुकाबला है 5.5 लाख रोजगार, उसको हम पूरा करेंगे तो 4.5, 5.5, 10 लाख जो होने वाला होगा वही ना मिलेगा। तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। यह मुद्दा क्यों बड़ा हो रहा है, इस पर सोचा जाना चाहिए। सरकारी विभाग खाली हैं तो जनता का काम कैसे हो रहा है? कॉलेजों में 1980-85 के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली बंद सी है, वहां काम नहीं हो पा रहा है। कई कॉलेजों में तो बहाली ही नहीं हुई है। सरकार के यहां काम है मगर भर्ती रोककर सरकार ने बेरोजगारी पैदा कर दी है। आखिर सरकार है किस काम के लिए? सुशील मोदी तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको पीयूष गोयल का 3 साल का पुराना बयान दिखाता हूं, जब वे मात्र 30,000 करोड़ रुपए में हर साल 10 लाख नौकरियां देने का सपना दिखा रहे थे। फ्लैशबैक में चलते हैं। पीयूष गोयल यह हिसाब अंग्रेजी में समझा रहे हैं। जैसे नाश्ते के साथ चाय की उचित व्यवस्था होती है, उसी तरह से हिंदी में अनुवाद की भी व्यवस्था है। If I invest 150,000 crores and if even 20% of that is labor cost, which I'm being very conservative by Indian standards, it's 30,000 crores. 30,000 crores. The railways people don't do that investment. It's all done through contracted and outsourced stuff. So that 20% is 30,000 crores, 3 lakh rupees per person at an average. Some may be less, some may be more. Is 1 million jobs. And I'm spending that every year. इस हिसाब को समझना जरूरी है। इसके लिए एक ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है। पीयूष गोयल ने कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए में एक साल में 10 लाख नौकरी दी जा सकती है रेलवे के इकोसिस्टम में, वो भी 3 लाख सालाना वाली नौकरी आमदनी की, यानी महीने की सैलरी 15,000 रुपए हुई। सुशील मोदी कहते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए तेजस्वी यादव को 58,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। क्यों? जब पीयूष गोयल 30,000 करोड़ में 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, जो कि दी नहीं, तो तेजस्वी को 10 लाख नौकरी के लिए 58,000 करोड़ क्यों चाहिए? सुशील मोदी को पीयूष गोयल से पूछना चाहिए कि उनके हिसाब से 10 लाख नौकरी दी गई, 3 साल हो गए इस बयान को, क्या 30 लाख नौकरियां दी गई? इसलिए कहता हूं कि फ्लैशबैक में देखा कीजिए। सुशील मोदी ने 22 अक्टूबर को कहा था कि उन्हें कोरोना हो गया है। क्या कोरोना 7 दिन में ही ठीक हो गया? तो फिर 29 अक्टूबर को सुशील मोदी प्रचार करने कैसे निकल गए? उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। क्या सुशील मोदी ठीक हो चुके हैं? क्या उनके लिए 14 दिन के क्वारंटीन के नियम नहीं हैं? रोजगार का सवाल राहुल गांधी के भाषणों में भी है। वे अपने भाषणों में इसकी वजह नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी के फैसलों को बताते हैं। आज आप जाते हो, आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ,
रोजगार ढूंढो, युवा पूछता है सपना कहां बनाऊं, रोजगार कहां मिलेगा, आपको जवाब मिलता है बिहार में नहीं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मगर बिहार में नहीं। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। यह आपकी सच्चाई है और यह आपकी गलती नहीं। आप यह मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है। कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है। कांग्रेस पार्टी वो आपको सच नहीं बताते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको झूठ बताते हैं। यह समझने की बिल्कुल भूल ना करें कि रोजगार का सवाल विपक्ष के लिए आसान है। यह सवाल उसे भी एक दिन परेशान करेगा, उसकी सरकारों को तंग कर देगा। बेशक 15 साल के सुशासन में यह सवाल तो पूछा जा सकता है कि रोजगार का क्या हुआ। 15 साल बाद अगर इस सवाल का नंबर आया है तो धीरज के साथ जवाब देना चाहिए था। 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला। क्या बजट था? 2005 का भी बजट देख लीजिए, 5-6 का, तो बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का था। और हम लोगों ने धीरे धीरे जो काम बढ़ाया, अब बिहार सरकार का, बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को सेवा का अवसर दिया? 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी। और इन लोगों ने क्या दिया था भाई 15 साल में? सब जगह मिला करके, बिहार झारखंड मिला करके, और बिहार में इन्होंने कितने लोगों को नौकरी का अवसर दिया? 95,000 लोगों को मौका दिया। ये जान लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रोजगार का सवाल उठा था और यह सवाल हार गया। उस चुनाव में विपक्ष के साथ साथ रोजगार के सवाल की भी हार हुई थी। क्या बिहार के चुनाव में एक बार फिर से रोजगार का सवाल हार जाएगा? हार सकता है, लेकिन वह फिर खड़ा होने वाला है किसी और चुनाव में। वैसे तालाबंदी के कारण भी रोजगार का सवाल बड़ा हुआ होगा। आने वाले समय में यह और भयंकर होगा। तालाबंदी में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सैलरी आधी हो चुकी है, बहुतों की मिल नहीं रही है और अभी तक नौकरियां जा रही हैं। बिहार के चुनाव में इस बार वाम दल भी महत्वपूर्ण है। माले के दीपांकर भट्टाचार्य के भाषणों में भी रोजगार का मुद्दा गरज रहा है। अभी हमारे नीतीश कुमार जी को 15 साल बाद अचानक याद आया बिहार का भूगोल, कि बिहार में कहीं समुंदर नहीं है। गजब की बात करते हैं, पता नहीं कहां से समुंदर लाएंगे। एक काम कर सकते हैं, जोगी जी हैं हमारे नाम बदलने के मास्टर, उन्होंने मुगल सराय का नाम बदल दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल दिया। तो हो सकता है कि नीतीश जी अगर जोगी जी से कहे तो जोगी जी बंगाल की खाड़ी का नाम बदल करके बिहार की खाड़ी कर दे, लेकिन तब भी समुंदर नहीं आने वाला, तब भी बिहार में समुंदर नहीं आएगा, भूगोल नहीं बदलने का। 15 साल में पटना विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं हासिल कर पाए नीतीश कुमार जी। अगर ये काम होता और पटना से बीटा तक उस पूरे इलाके में अगर एक आप आईटी हब बनाते, नॉलेज इंडस्ट्री बिहार में आगे बढ़ती, तो वो भी इंडस्ट्री है आज के जमाने में, और उस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को बहुत रोजगार मिल सकता। इसलिए ये जो रोजगार का सवाल है हमारे महागठबंधन के लिए सबसे प्रमुख सवाल। रोजगार के सवाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे तैसे कुछ लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए। आज जो बिहार में मांग उठी है कि हमें सुरक्षित, सम्मानजनक रोजगार चाहिए। उम्मीद है इस चुनाव के बाद से सरकारें सबक लेंगी और अपने यहाँ की सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में सुधार लाएंगी, पारदर्शिता लाएंगी और नौजवानों का सताया जाना बंद होगा। वाकई देश के युवाओं के साथ अच्छा नहीं हुआ है। अफसोस कि युवाओं ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
और गोदी मीडिया के झांसे में आकर अपने साथ ऐसा होने दिया है। ब्रेक के बाद हैदराबाद चलेंगे। तालाबंदी के बाद से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करने लगे हैं, मगर जमीन की सच्चाइयां कुछ और हैं। हैदराबाद में 200 स्कूल बंद हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चे फीस नहीं दे सके। ऑनलाइन क्लास से भी बच्चे गैर हाजिर होने लगे हैं। दिल्ली से भी ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं। जब फीस नहीं मिल रही है तो शिक्षकों की सैलरी नहीं दी जा पा रही है, और स्कूल जो किराए की इमारत में चलते हैं वो किराया नहीं दे पा रहे हैं। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। न बच्चों की चहल पहल, न क्लास में टीचर। डेस्क और बेंच बंद पड़े कमरों में धूल फांक रहे हैं। पिछले 7 महीने से स्कूल बंद है और इसका सबसे ज्यादा असर टीचरों और छात्रों पर पड़ा है। 14 मार्च तेलंगाना में स्कूल का आखिरी दिन था। ऐसे छोटे स्कूलों में, पाठशालाओं में साल भर का फीस मार्च के महीने में लिया जाता है, एनुअल एग्जाम से पहले। सरकार ने जब माँ बाप से कह दिया कि आपको फीस भरने की जरूरत नहीं, तो पिछले साल का 24 लाख रुपया रह गया। इस साल 8 महीने तक न बच्चे आए स्कूल में, न ही फीस भरी गई। यानी कि किसी भी अध्यापक को पगार देने की क्षमता ऐसे स्कूल में नहीं है। स्कूल से जुड़े शिवाराम बताते हैं कि आय कुछ भी नहीं है, लेकिन हर महीने 60,000 रुपए किराए, बिजली बिल और मेंटेनेंस का देना पड़ता है। शिवाराम का कहना है कि स्कूल को बंद कर देना आसान था, लेकिन फिर 300 बच्चों के भविष्य का सवाल सामने आ गया। 24 टीचरों को हटाना पड़ा। अब सिर्फ 2 टीचर हैं जिनको हर महीने 5,000 रुपए देना पड़ रहा है। वहीं 2 क्लासरूम एक परिवार को देना पड़ा है। कुछ भी स्कूल में जमा नहीं हुआ है। पिछले 8 महीने से हम किराया, बिजली बिल, स्टाफ का खर्च उठा रहे हैं। जिन टीचरों को बुला रहे हैं उन्हें भी पैसा देना पड़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेहतर हो सरकार स्कूल को ले और खुद चलाए। शिवाराम का कहना है कि ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकी क्योंकि कई छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। वहीं कई अभिभावकों को लगा कि उन्हें फीस देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं करने दी। मैं बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हूँ। प्राइवेट स्कूल टीचरों को ना तो केंद्र सरकार की मदद मिली और ना ही तेलंगाना सरकार से मदद। हम शिक्षक को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। अगले 2-3 महीने में हम स्कूल बंद कर देंगे। अब चलाना मुश्किल हो रहा है। किराया, बिल और टैक्स देना अब संभव नहीं है। पिछले 2-3 महीने से सैनिटाइजर बेचकर शिवाराम ने गुजारा किया, लेकिन अब वो बिजनेस भी नहीं चल रहा है। शिवाराम का कहना है कि बिना किसी आय और लगातार बढ़ते कर्ज से न सिर्फ उनका स्कूल बल्कि 2000 स्कूल जहां कम आय वाले परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, बंद होने का खतरा है। तेलंगाना से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।